वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा ऑन एलिजाबेथन एज कि एलिजाबेथन एज पे रेनेसा का क्या प्रभाव था। तो जानते हैं रेनेसा इन एलिजाबेथन एज। द एज ऑफ एलिजाबेथ और शेक्सपियर इज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट। अगर हम साहित्यिक विकास की बात करें, लिटरेरी डेवलपमेंट की बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि एलिजाबेथन का जो युग था, या जिसे हम शेक्सपियर के युग के नाम से भी जानते हैं, वो एक गोल्डन एज रहा है। द एज ऑफ नोन फॉर द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा। इस एज को हम रेनेसा के नाम से जो जानते हैं, और एलिजाबेथन एज पर जो रेनेसा का प्रभाव था, तो कुछ मेन पॉइंट थे रेनेसा के जो हमें एलिजाबेथन एज में दिखाई दिए थे। सबसे पहले था इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म का प्रभाव। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा द एज डेवलप इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हमें जो दिखाई दिया, जो एक इन्फ्लुएंस दिखाई दिया, वो दिखाई दिया कि लोगों जो क्लासिकल लिटरेचर में उन लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो गया था। क्योंकि जब इटली से लोग जब इंग्लैंड की तरफ आए, तो वो अपने साथ ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक कल्चर को लेकर के आए थे। तो ये क्लासिकल लिटरेचर थे, तो जब वो लेकर के अपने साथ अपनी वो लिटरेचर कल्चर को लेकर के, तो वहाँ के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने उस लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेनेसा का एक प्रभाव हमें क्लासिकल लिटरेचर पर देखने को मिलता है। द ग्रीक फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड इट्स ऑब्जेक्ट गाइडेड द राइटर्स ऑफ द पीरियड। और उस पीरियड के जितने भी लेखक थे, उन्होंने ग्रीक जो जीवन की जो ग्रीक फिलोसफी थी और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, उन्होंने उस वक्त के लेखकों को काफी प्रभावित किया, उन्हें एक तरीके से कहते हैं ना, मार्गदर्शन दिया लिटरेचर में। लिटरेचर ऑफ द टाइम एक्सपोजेस इट। और अगर देखा जाए तो जब हम उस वक्त का, जब एलिजाबेथन एज का जब लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उन सब का प्रभाव, हमें ग्रीक लिटरेचर का प्रभाव वहां पर दिखाई देता है। मान लो डॉक्टर फॉस्टर प्रेजेंट द हाई एक्सटेंट ऑफ ओवर एम्बिशन। डॉक्टर फास्टर जो है मान लो का, उसके अंतर्गत भी जो डॉक्टर फास्टर को काफी ओवर एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट एंड, और इसका दुर्भाग्यशाली अंत भी होता है, दुर्भाग्यपूर्ण अंत भी होता है। तो ये जो प्रभाव है, वो भी रेनेसा का प्रभाव ही एक कैरेक्टर पर दिखाई देता है। शेक्सपियर्स हैमलेट इंट्रोड्यूसेस ए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ मैन व्हेन द हीरो स्पीक। जबकि शेक्सपियर का जो एक हैमलेट है, वो भी एक बहुत ही आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है व्यक्ति का। जब हीरो स्ट्रीट लाइन को बोलता है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। मनुष्य किस प्रकार का एक टुकड़ा, ये कैसे कार्य का एक टुकड़ा। तो इस तरीके से मनुष्य का हम आलोचनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये प्रभाव भी हमें वहां पर दिखाई देता है। ह्यूमनिज्म लेड टू इंडिविजुअलिज्म ऑफ वर्ल्डलीनेस। या तो ह्यूमनिज्म व्यक्तिवादिता की बात करता है, या वर्ल्डलीनेस ये सांसारिक बात करता है। मैकावेली प्रिंस प्रमोटेड अ न्यू व्यू पॉइंट। और मैकावली का जो प्रिंस है, वो एक नया दृष्टिकोण देता है। द यूटिलिटेरियन फिलोसफी इज वेल एक्सप्रेस्ड इन बेकन एसेज। और बेकन के जितने भी एसेज हैं, हमें वहां पर एक यूटिलिटेरियन फिलोसफी, उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण, जो दार्शनिक दर्शन शास्त्र, वो वहां पर हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके की जो डॉक्टर फॉस्टिस की हमने बात करी, शेक्सपियर हैमलेट की हमने बात करी, और बेकन की जितने हैं, इन सब में जितने भी इनके कैरेक्टर्स है, सब में कहीं ना कहीं हमें ग्रीक लिटरेचर का असर दिखाई देता है। और जो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, या तो इंडिविजुअली रूप में बात करते हैं, या फिर हम वर्ल्डलीनेस के रूप में बात करते हैं। स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर। खोजने की, एक नई चीजों को खोज, और एक एडवेंचर, साहसिक कार्य, ये भावना भी हमें उस वक्त के लिटरेचर में दिखाई देती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा द राइटर्स ऑफ द एज टुक इंटरेस्ट इन फील्ड्स ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर। तो रेनेसा के प्रभाव के अंतर्गत ही वहां के जो इंग्लैंड के जो राइटर्स थे, उस एज के, उस टाइम पीरियड के जो लेखक थे, वो अक्सर ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट लेते थे जहां कहीं ना कहीं डिस्कवरी की जाए, कुछ ना कुछ नया देखने को मिले, एंड एडवेंचर को, साहसिक कार्य को करना प्रीफर करते थे। मार्लोस डॉक्टर फास्टर विजिट स्पेस टू स्टडी द स्काई एंड द प्लैनेट। जैसे हम देख सकते हैं मार्लो का जो डॉक्टर फास्टर है, उसमें डॉक्टर फास्टर जो कैरेक्टर है, वो आस स्काई की और प्लैनेट्स के अध्ययन की बात करता है, कि वो ऐसी चीजों का अध्ययन करना चाहता है। इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसेनियो विजिट्स बेलमोंट क्रॉसिंग एडेंजर सी। और मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, हम देखते हैं कि जो बेसेनियो जो कैरेक्टर है, वो
बेलमोंट में जाना चाहता है, वो भी एक खतरनाक समुद्र को पार करके, तो एक रिस्क लेता है, साहसिक कार्य है। एंटोनियो साइंस एक पेटल बॉन्ड, एक एंटोनी एक ऐसे खतरनाक बॉन्ड को साइन कर देता है पैसे के लिए। वो कहता है ना कि एक 1 पाउंड मुझे फ्लैश दोगे, तो वो उसके बदले उसको पैसा देगा। एंड पोर्शिया अपीयर्स इन द कोर्ट ऑफ वेनिस अंडर द डिस्गाइज ऑफ ए लॉयर, और पोर्शिया वकील के भेष में वो वेनिस के कोर्ट में नजर आती है। इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, टू गर्ल्स रीच द फॉरेस्ट ऑफ पार्डन इन द डिस्गाइज ऑफ मैन, और शेक्सपियर की एज यू लाइक इट रोमांटिक ट्रेजेडी में भी फॉरेस्ट ऑफ पार्डन में दो लड़कियां, पोर्शिया सॉरी रोजालिंड और सिलिया, दोनों लड़कियां हैं जो कि मेल के भेष में, लड़के के भेष में वहां पर जंगल जाती हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक नई चीज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ साहसिक कार्य करने की कोशिश करते हैं, जो हमें यहाँ दिखाई देता है इस कार्य में। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग इन्फ्लुएंस लिटरेचर। हम देखते हैं कि इस रेनेसा के प्रभाव के अंतर्गत जो वहां पर क्लासिकल लर्निंग थी, एक प्रकार का वहां पर रिवाइवल हो गया। रिवाइवल इन द सेंस कि पहले, क्योंकि वहां जब ग्रीक लिटरेचर लोग पढ़ा करते थे, तो वहां उनके राइटरों को वहां से दूसरी तरफ भेज दिया गया था। जब दूसरी तरफ शिफ्ट करने को भेज दिया गया, उनको वहां से भगा दिया गया, तो भगाने के बाद वो अपने साथ उन लिटरेचर को लेकर गया। तो जब भगाया तो वहां पे लिटरेचर खत्म हो गया, लेकिन जब वो अपने साथ बुक को लेकर गया, जो लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से क्लासिकल लर्निंग का एक प्रकार से फिर से पुनर्जन्म हो गया। मालूस डॉक्टर फास्टर हैज मास्टर्ड ऑल द ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, और डॉक्टर फास्टस ने मास्टरी की है, वो हर प्रकार की, सॉरी ये लर्निंग है, हर प्रकार की लर्निंग यानी हर प्रकार की शिक्षा वो लेना चाहता है, हर प्रकार की, या कोई भी ब्रांच है शिक्षा की, वो उसमें मास्टरी हासिल करना चाहता है। शेक्सपियर हेमलेट इज स्कॉलर, शेक्सपियर का जो हेमलेट एक विद्वान व्यक्ति है। एंड इन टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो बिकम्स ए मास्टर मैजिशियन बाय रीडिंग बुक्स, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पेरो जो कैरेक्टर है, वो जादू की किताबों को पढ़ता है, और उससे वो एक बहुत बड़ा जादूगर भी बन जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लेटोस फिलोसफी बिकेम ए टॉपिक ऑफ कॉमन कन्वर्सेशन। अगर हम बात करें सीधे तरीके से बात करें, टेढ़े तरीके से बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, प्लेटो की जो फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन का एक साधारण सा टॉपिक बन जाती है। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ सिंपोजियम हैज इको इन स्पेंसर हाइमेन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। स्पेंसर की जो हाइमेन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, उसके अंदर हमें सिंपोजियम्स की जो सिद्धांत है वो भी हमें उसमें नजर आते हैं, उसके एक इको नजर आती है, कहीं ना कहीं हमें उनका पढ़ने का मौका मिलता है डॉक्ट्रिन्स का। बेकन्स कंट्रीब्यूट्स न्यू एटलांटिक्स एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अब बेकन का जो न्यू एटलांटिक्स है और जो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, वो भी एक बहुत बड़ा, उसमें हमें जो लर्निंग की जो उन्होंने बातें कही हैं, वो भी हमें एक रेनेसा का प्रभाव देखने को मिलता है। हिज एसेज ऑफ स्टडी थ्रोज लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, और ऑफ स्टडीज में भी उन्होंने बहुत सारी लर्निंग की बात, हर प्रकार की नॉलेज की बात की, नॉलेज को प्राप्त करना चाहिए और उसको हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, या कौन सा सब्जेक्ट से हम कौन सी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लर्निंग किस प्रकार की हो सकती है, वो सब चीजों को इसमें डिस्कस किया। तो इस तरीके से क्लासिकल जो लर्निंग थी, उनका एक तरीके से फिर से पुनर्जन्म हो जाता है, एक रिवाइवल हो जाता है। Renaissance and Reformation, there was a strong revolt against superstition. अब देखते हैं कि वहां पर एक अच्छा खासा मजबूत विद्रोह होने लगता है अंधविश्वास के विरुद्ध। द अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड पोप टू वाज चैलेंज। अब वहां पे चर्च और जो चर्च की जो अथॉरिटी थी, जो अधिकारी थे, और पोप जो एक अधिकार बात टू चिल, वहां पे एक प्रकार की चुनौती होती है। प्योरिटनिज एंड लेड टू क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। अब प्योरिटन लोग हैं वो क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म की तरफ जाने लगते हैं। रिफॉर्मेशन एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ कैंडल्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। इस तरीके से वहां पे सुधार होने लगता है। पहले जो एक दूसरे के बीच में जो प्योरिटनिज और जो क्रिश्चियनिज्म के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, अब वो लोग क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म को मानने लगते हैं, और वहां पे एक प्रकार का रिफॉर्मेशन होने लगता है। अब रिफॉर्मेशन के आधार पर ही कैंडल का एक ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट बुक पब्लिश हुई थी, एंड द ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल, और जो बाइबल थी उसका ऑथराइज वर्जन भी, यानी उसका ट्रांसलेशन भी किया गया। तो इस तरीके से रेनेसां का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज पे काफी हद तक हमें रेनेसां का प्रभाव देखने को मिलता है। हमने इस वीडियो में केवल लिटरेरी डेवलपमेंट की बात की कि साहित्यिक विकास में उसका क्या प्रभाव पड़ा था रेनेसां का। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रभाव पड़ा,
और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।